खास सीरीज मार्केट मास्टर्स में आप सबका स्वागत है। और मार्केट मास्टर्स में आपको मैं मिलवाता हूं बाजार के कुछ जाने माने दिग्गजों से। और आज जाने माने दिग्गज एक नहीं दो मेरे साथ हैं, और देश और दुनिया में जिनकी एक बड़ी और अच्छी पहचान है। पहचान इस वजह से है कि एक को ग्लोबल मार्केट्स का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, तो दूसरे को भारतीय बाजार का बड़ा गहरा अनुभव है। दूसरी बात, इन लोगों से मिलकर आपके मन में बड़ी पॉजिटिविटी आती है। जब भी बाजार के डायरेक्शन की आपको तलाश हो, उनसे समझिए, सीखिए, आपको पता चल जाएगा। और फंड मैनेजमेंट में तो इनकी कई दशकों से ज़बरदस्त महारत है। जी हाँ, मुलाकात करवाता हूँ आपकी हेलिस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा साहब से हैं, जो आमतौर पर आपको सिंगापुर में नजर आते हैं। आज मेरे स्टूडियो में समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है। और हेलिस म्यूचुअल फंड के CEO दिनशो ईरानी साहब हैं, जो मुंबई में होते हैं हमेशा, और आप कई बार मेरे साथ उनको शोज़ पर देखते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बता दूं, 23 अक्टूबर ये वो डेट है जब एक नए म्यूचुअल फंड की शुरुआत हो रही है। वैसे नाम पुराना है, पहचाना हुआ है, और आप जानते पहचानते हैं। समीर सर का हेलियस म्यूचुअल फंड अब हिंदुस्तान में अपना कामकाज शुरू कर रहा है, और आप भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो समीर सर, सबसे पहले, और दिनशो सर, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। फाइनली आपका फंड आ रहा है। समीर सर, मैं तो कितने सालों से आपको बोलता हूँ, 25 साल हो गए आपको सिंगापुर जाके। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सर इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ। फाइनली आप आ रहे हैं ना? करेक्ट। तो लेकिन थिंग है कि ये आसान काम नहीं है। म्यूचुअल फंड में पहले तो ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए लंबा स्पॉन्सर का, उसके बाद बहुत पैसे होने चाहिए एक्विटी के लिए। काफ़ी सालों तक ये बिजनेस ब्रेक इवन पे चलता है, क्योंकि ये बिजनेस जियो की तरह है कि पहले कम फी के साथ आपको 3-4-5 साल में ब्रेक इवन होता है। तो वो सब करने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, जो अब हमें लगा 1-2 साल से कि अब हम उसके लिए रेडी हैं। बट उसके लिए इन बिटवीन इतना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया हमने और फिलॉसफी डेवलप की, तो सबका भी फायदा होगा। बिल्कुल। तो फाइनली सेट टू लॉन्च। यस सर। दिनशो सर, अब कब और कैसे लॉन्च करेंगे, ये बताइए। जी, हम चालू कर रहे हैं 23 तारीख को हमारा NFO चालू हो रहा है, और 6 नवंबर को बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और काफ़ी हमारे हद तक काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ हैं, काफ़ी बड़े बड़े बैंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो होप करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड हो। जी, फॉर द फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप की बात करें, फंड है फ्लेक्सी कैप। और एक्चुअली हम काफ़ी डेलिब्रेट किए थे फ्लेक्सी कैप लॉन्च करने के पहले कि कौन सा करें। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बीच में ही हमारा आर्ग्यूमेंट चालू था, लेकिन हमने सोचा कि फ्लेक्सी कैप ही हमारा स्टाइल है। आप हमारे पुराने फंड भी देखिए, तो जिस हिसाब से हम स्विंग करते हैं मार्केट कैप्स के बीच में, वो हमें लगा कि अब फ्लेक्सी कैप ही बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप टाई अप हो जाते हो 25-25-25 करके, अगर जो मल्टी कैप करते थे, तो इसलिए हमने फ्लेक्सी कैप। तो बेसिकली ये समझाएं कि ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या होगा, कैसे होगा, इसमें किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी देखिए, बेसिकली आज एक चीज जो आई थिंक सारे फंड मैनेजर भूल जाते हैं, बीटा मैनेजमेंट पोर्टफोलियो का। और वो एक्चुअली बीटा मैनेजमेंट जो होता है, वो लॉन्ग ओनली फंड में तो खैर आपको हाई बीटा स्टॉक्स छोड़ने से ही आपका बीटा मैनेज हो सकता है। लॉन्ग शॉर्ट जो हम मैनेज करते हैं 2005 से, वहाँ पे तो आप सीधा एक शॉर्ट कीजिए और नेगेटिव बीटा ऐड हो जाता है, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बीटा मैनेजमेंट के लिए आपको जो मार्केट कैप्स है उसके बीच में मूवमेंट करना पड़ता है। इसलिए हमारा जो पुराना फंड है, जो हमारा PMS AIF है, वहाँ पे तो हमारा मार्केट कैप 40 और लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, 40 और 70 के बीच में स्विंग होता था। और जो स्मॉल कैप मिड कैप है वो बाकी उसमें रहता था। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि आज की तारीख में 60 से 70 के बीच में हमारा लार्ज कैप होगा, और बाकी हमारा मिड कैप स्मॉल कैप होगा। तो समीर सर, एक ही फंड लॉन्च हो रहा है अभी इक्विटी का, या और भी कोई फंड्स आप लॉन्च करें? बिग पिक्चर में हम डेट फंड्स मोस्टली नहीं करेंगे, ETF नहीं करेंगे, और इक्विटी में भी जो पता नहीं सेबी की 18-20 कैटेगरी है वो भी नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन 4-5 फंड्स करेंगे ओवर 1.5-2 ईयर्स। अभी तो इस फंड के बाद नेक्स्ट फंड इलेक्शन तक तो नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े दिनों में अप्रैल में इलेक्शन होने लग जाएंगे। तो अभी एक फंड होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप 2 साल का प्लान सोचें तो 4 या 5 फंड होंगे। मतलब कुछ और फंड्स अलग अलग आपके पास थोड़े तो और करेंगे। ये तो इक्विटी का तो आपका ये आप एक तरह से अभी फ्लेक्सी फंड हो गया, लेकिन कई लोग होते हैं जो जनरली लिक्विड फंड में पैसा रखते हैं और फिर वो STP करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, तो उनके लिए दिनशो सर फैसिलिटी होगी? हाँ जी, एक्चुअली हम चालू ही कर रहे हैं ओवरनाइट फंड से। जो हमारा 19 को खुलेगा और 23 को बंद हो जाएगा, लेकिन 25 से फिर से अलॉटमेंट चालू होगा वहाँ पे। सॉरी, 25 को अलॉटमेंट होगा, 26 से वापस चालू होगा। तो ऑन ट्रैक रहेगा कि 23 को जो भी आ रहे हैं, जब हमारा फंड चालू हो रहा है, तो दे कैन गो इनटू द अपना ओवरनाइट फंड। और आपने जो बोला STP वगैरह, उसी के लिए ऑप्शन के लिए हमने अपना ओवरनाइट चालू किया कि वहाँ से हम जब भी ड्यूल
एग्रीमेंट होता है नॉर्मली, तो आप वहाँ पे डालिए और अपने आप स्विच होता रहेगा ऑन रेगुलर टर्म्स। और वो एक ही फंड है, वो डेट वाला एक ही फंड है, एक ही फंड होगा। वो एक इसलिए रखना जरूरी ताकि अगर उसको मैं तो बोलता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं इक्विटी वाला हूँ, लेकिन मुझे 3-4 महीने पहले सबसे समझ आया कि ये भी एक फंड चाहिए होता है। मुझे याद है साल 2000 में जब मैं समीर सर से मिलता था और तब मैं कई बार डेट फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता था, समीर सर ने मुझे बोला है एक्चुअली कि तू कहाँ डेट में पैसा लगाता, साल में 8% मिलता है, मेरा स्टॉक 8% रोज बढ़ता है। मैं आपको इसी में एक स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारा डेट फंड मैनेजर था उस वक्त मिस्टर अमिताभ मोहंती। तो मैंने कहा क्या हो गया, कहते हैं आज इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है। मैं कहा उसमें क्या होना है आज, क्योंकि उसको कोई ध्यान ही नहीं देता था। कहते हैं आज शायद 25 बेसिस पॉइंट हाइक आ जाए। तो मैंने उसको बोला छोटी छोटी बातों की फिक्र ना किया कर। तो वो दिन अलग थे जब मार्केट में 100% बनते थे। राइट नहीं, लेकिन सर यही आपकी खास बात है कि आपकी मतलब जो एक बड़ी पॉजिटिविटी आती है आपसे और दिनशो सर से भी, जब भी मुलाकात करते हैं बात करते हैं, बड़ा वो मूड अच्छा हो जाता है एकदम। सर फंड तो बहुत सारे हैं इंडिया में, म्यूचुअल फंड, और पिछले कुछ महीनों में तो बाढ़ आई, सबको खोलना है। तो मतलब समीर सर के फंड में क्या खास बात होगी? उसमें खास बात ये होगी कि मैंने अपने 27 साल 28 साल में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड करा और उसकी फ़िलॉसफी बनाई, और वो फ़िलॉसफी अब हमारी कंपनी के जो सीनियर सारे इन्वेस्टमेंट के लोग हैं और दिनशो जो अब इन्वेस्टमेंट करने ही है, लेकिन इन सब ने भी वो 15-18 साल से वो देखी है जी। और वो फ़िलॉसफी को फिर मैंने 30-40 पेज का एक नोट बनाया कि जो नए एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे वो करेंगे, उनके लिए बनाया, और अब वो हम पब्लिश कर रहे हैं एक्चुअली। अभी नेट पे जाके आपको मिल सकता है वो हमारी साइट पे। बेसिकली हमारी फिलॉसफी थोड़ी यूनिक है, लेकिन वो इनग्रेन्ड है, सब उसको समझते हैं। तो वो अगर ट्रैक रिकॉर्ड हमारा पुराना ठीक रहा, हीलियोस का है, तो आगे जाके वो क्यों खराब हो जाएगा जी, जस्ट बिकॉज नए लोग आ गए हैं तो उससे कुछ, ताकि वो आपका डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, वो हमारी यही प्रोसेस हम फॉलो करें। और प्रोसेस है जो बड़ी सक्सेसफुल रही है। Amazing। अब नंबर्स तो पुराने हम आपको बता नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन बात है। देखना चाहे तो नेट पे जाके ढूंढ सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है एक्चुअली। आप शुरुआत में अगर आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना दिया कि इस पॉलिसी और इस फिलोसफी, ये फिलॉसफी है हमारी। हाँ एग्जैक्टली, ये अच्छी चीज़ जो कन्विंस हो जाएगा ही कैन इन्वेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। दिनशो सर, वैसे तो जनरली आज के तारीख में लोगों को लगता है कि पैसा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ही बनता है, राइट? लेकिन आप जिस तरह की फिलोसफी के साथ चल रहे हैं, क्या आप ये देख रहे हैं कि जब जहां मौका मिले, अगर इस वक्त यहाँ और परफॉर्मेंस से थोड़ा वहाँ पैसा बना लिया, ये फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने पास रखना चाहते हैं, बजाय कि एक इन्वेस्टर्स को दिमाग लगाना पड़े, अरे बहुत लोग बोल रहे हैं मैं लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाऊँ क्या, या मैं मिड कैप में तो बढ़िया पैसा बना, तो ये डिसीजन आपका फंड मैनेजर लेगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि बीटा बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है फंड मैनेजमेंट में। अगर जो आपका बीटा राइट टाइम पे राइट लेवल पे हो तो कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता। चलते बाजार में हाई बीटा रखें और गिरते बाजार में लो बीटा हो, तो वो आई थिंक ये मैनेज हो सकता है, ये मिक्स ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप के बीच में। कहने का मतलब है बीटा अगर समझाना हो कि अगर मार्केट बहुत चलती है तो नॉर्मली स्मॉल कैप ज़्यादा चलते हैं, करेक्ट। बीच बीच में जब वो मार्केट करेक्शन होती हैं तो आप सेफर होते हो कि आप लार्ज कैप में हो, राइट सर। तो अभी लगता है हमारे को, हमारे दूसरे फंड में भी और एज अ ग्रुप, कि स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा चल गए हैं, एंड नेक्स्ट ईयर की अभी वॉलेटिलिटी के साथ स्मॉल कैप का वेट नॉर्मल जो हमने लास्ट 3-4 साल में रखा है उससे कम होना चाहिए। अच्छा दिनशो सर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी अगर सपोज मुझे एप्लीकेशन करनी है, तो क्या मैं डायरेक्टली आकर फंड में करूं, या मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उनके थ्रू भी जान, दोनों ऑप्शन है? क्या रखा है आपने? दोनों ऑप्शन रखे हैं, पर डायरेक्ट ऑब्वियसली आप डायरेक्ट आना चाहिए आपको, तो ना मैं तो खुद आ रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नाराज हो जाएंगे। आप चूज करो अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर है आपके पास, लेकिन ये हमारा दोस्त है, ये सेबी का ऑप्शन है। जी जी, ये सेबी का ऑप्शन सब में होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि डायरेक्ट भी आप ऑनलाइन या जो डिफरेंट चैनल से करें, नहीं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से करें। अच्छा सर, समीर सर एक चीज़ बताइए, क्या आपका फंड लॉन्च करने का ये एकदम परफेक्ट सही टाइम है, या ये टाइमिंग कैसे सोची आपने? ये मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्ट टाइम है, लेकिन ये सोचा ऐसे कि हमने 2.5 साल पहले अप्लाई किया था सेबी अप्रूवल के लिए, और अभी अप्रूवल आई तो हमने कर दिया। लेकिन वैसे भी ये ठीक टाइम है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें तो हमारे जो 13-15% पर एनम मार्केट के रिजल्ट्स हुए हैं, उसमें इस साल का अगर आप मार्केट का रिटर्न देखें कैलेंडर ईयर का, नॉट मार्च से बट दिसंबर से, तो मार्केट करीब 12-13% अप है। अगर आप लास्ट ईयर देखें तो मार्केट खाली 4% अप थी, राइट।
अगर आप डॉलर में देखें तो लास्ट ईयर करेंसी डिप्रिसिएट हुई थी हमारी 10%, तो 18-20 महीने में मार्केट जो है करीब 5-6% सिर्फ डॉलर में बढ़ी है। राइट। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, एक तो पॉलिटिकल नॉट अनसर्टेनिटी, बट वो फिर आपको और लगेगा कि 5 साल के लिए सेट हो गया। सेकंड, कभी ना कभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में यूएस के इंटरेस्ट रेट कट होने लग जाएंगे। अभी आप 6 महीने गिन लो, 3 महीने गिन लो, इतना नहीं गिन सकते। और थर्ड फायदा हमें ये हो रहा है कि लोग इस समय चाइनीज मार्केट से बड़े दुखी हैं, और चाइनीज मार्केट के जो फ्लोज थे उसमें से अगर हमें 5-10% उसमें से जो बड़ा लॉजिकल है वो मिल जाए तो इंडिया के लिए वो 15-20% की ग्रोथ होगी एफआई मनी में। और अगर एफआई भी ना नॉर्मली ना बेच रहा हो इन दिनों में, इन सालों, और इंडियन म्यूचुअल फंड या इंडियन पब्लिक तो वैसे ही मार्केट में डाल रही है, सो इट इज़ अ गुड टाइम। लेकिन हमने इतनी डीप प्लानिंग नहीं की थी, अगर हमें ऐसी अप्रूवल मिली हमने शुरू कर दिया, बट फॉर्चुनेटली ठीक टाइम है। दिनशु सर, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आपका फ्लेक्सी फंड परफेक्ट है? जी, हर एक टाइप के इन्वेस्टर जो इक्विटी में करता है, बिलीव करता है, उसके लिए। इनफैक्ट जब आपने समीर जी को पूछा, मुझे उनका एक और याद है डेट फंड का। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था या पता नहीं कहाँ था, एक आदमी ने उठ के बोला कि लॉन्ग टर्म आप बोलते रहते हैं, पर लॉन्ग टर्म होता क्या है? तो बोले वो लॉन्ग टर्म वो होता है, वो पीरियड होता है जब डेट अंडर परफॉर्म करता है इक्विटी को, वो लॉन्ग टर्म होता है। और दूसरा, हमारा भी ये कहना है आज की तारीख में कि लॉन्ग टर्म जैसा वैसे कुछ होता नहीं है। आपको शॉर्ट और मीडियम टर्म में अगर जो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो ही आप लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। एब्सोल्युटली। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा जो फंड है वो हर एक टर्म में इन्वेस्टर को खुश रखे। शॉर्ट टर्म में सरवाइव करेंगे तो लॉन्ग टर्म दिखेगा। इसलिए हमने अपना वो जो टैगलाइन बनाई है, हीलियोस म्यूचुअल फंड हर टर्म के लिए। हर टर्म के लिए? अरे वाह। मतलब ये नहीं कि खाली लॉन्ग टर्म, उसको गुजरने में मीडियम टर्म को भी गुजरना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, वो समय पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा सर, अब चूंकि आप फंड लॉन्च कर रहे हैं, एक बार जरा हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे मार्केट पर भी डायरेक्शन लेना चाहता हूँ। ग्लोबली बहुत कुछ चल रहा है और सामने इंडिया स्पेसिफिक इलेक्शंस का साल अब आपके सामने है, तो बहुत लोगों को डर लगता है कि क्या मतलब अभी ये टाइम थोड़ा संभलने का है, सावधान रहने का है, कैसे देखते हैं आप? तो पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी पीरियड में, मैंने जैसे बोला 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पुराने 25 साल देखें तो इंडियन मार्केट का रिटर्न 13-14% रुपीज़ में रहा है। और 5 साल, 10 साल और 20 साल और 25 साल में नियरली नंबर 1 इन द वर्ल्ड। खाली 15 ईयर्स में यूएस हमारे से आगे है। इसमें हम हर कंट्री नहीं गिन रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पूल्स हैं जहाँ लोग डालते हैं, यूएस, यूरोप, एशिया, चाइना, जापान और इमर्जिंग मार्केट्स, इन सब में इंडिया ने अच्छा किया है, रुपीज़ में भी और डॉलर में भी। तो आगे जाके अगर यही 13-15% रिटर्न भी बने इंडेक्स के हमारे, हम सोचते हैं जो भी बनेंगे, लेकिन वो 13-15% रिटर्न बहुत बढ़िया है और बाकी ऑल्टरनेटिव से बहुत अच्छा है। और रिसेंट ईयर्स में, जैसे इस साल और पिछले 21 महीनों में नहीं बने, तो ये भी नहीं लग रहा कि आप बड़े हाई में आ रहे हो। किसी स्मॉल कैप में, एक आध सेक्टर में आप नर्वस हो सकते हो थोड़ा बहुत, जो हम भी हैं, बट आई डोंट थिंक उसे मार्केट चाहिए। सर, अगर समझो मैं 3 साल 5 साल के लिए पैसा लगाना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इलेक्शन है सामने, वैसे सबको सब अच्छा ही सोचते हैं, करेक्ट, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो वो बहुत ही बिग सरप्राइज होगा। लेकिन ये है कि अगर बीजेपी को 10-20 सीटें कम मिल जाएं या ज्यादा मिल जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर बीजेपी पावर में ही ना हो, वो तो बहुत बड़ा शॉक है। तो वो अभी कैसे उस 5-10%, अगर सपोज पता नहीं कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, सपोज बहुत बड़ी तो नहीं है, सपोज 10% प्रोबेबिलिटी है सपोज, अब वो 10% प्रोबेबिलिटी के लिए आप खेलोगे कि 90% प्रोबेबिलिटी के लिए खेलोगे? और अगर वो 10% प्रोबेबिलिटी भी आ गई तो फिर आप 8, 10, 12, 15 महीने में मार्केट तो फिर चलती रहती है, ऐसी ही होती है मार्केट, लेकिन बीच में तो शॉक होगा ही क्योंकि सरप्राइज होगा इतना नेगेटिव। बट अब सिंपल बात है कि आप 90% प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ खेलोगे कि 10% वाली। ये आइडिया सही है। अच्छा, एक और दिनशु सर, जो जनरली समीर सर से जब भी बात करता हूँ सिंगापुर से, तो वो हमेशा बोलते हैं मैं इतना शॉर्ट हूँ, इतना लॉन्ग हूँ। इस फंड में तो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो प्योर लॉन्ग ओनली फंड है ना, प्योर लॉन्ग, मतलब अच्छे स्टॉक्स खरीदो, शांति से बैठो, वो वैसा हाल है। तो आपकी जो अभी तक की फिलोसफी है इन्वेस्टमेंट की, BFSI वाले जो स्टॉक्स जनरली आप, वो हमारी फिलोसफी नहीं है, वो आउटकम ऑफ द फिलोसफी। आउटकम ऑफ फिलोसफी, हाँ। तो क्या, हाँ जी, फिलोसफी में अभी नोट जो आप हमारी साइट पे जाके तो पढ़ना पड़ेगा मुझे, आप इतनी बार बोले तो। और दिनशो आपको बताएंगे, उसका नाम है एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग। हमने तो ये वर्ड भी ट्रेडमार्क करा लिया है। अच्छा, EI। अच्छा जी, बताइए आप क्या है? ये क्या बड़ा मैं देखना चाहता हूँ इन्होंने क्या, ये मेरी बड़े सालों से चल रही है इन्वेस्टिंग। अरे वाह, वंडरफुल, बताएं सर। मैं आप EI का बताऊं, उसके पहले ये भी बता दूं कि एक
आपको खराब पता होता है क्या चीज होती है। हाँ। मतलब आदमी चोरी करता है तो खराब है, चोरी नहीं करता मतलब ये नहीं कि अच्छा है, कुछ और करता होगा शायद, क्या कुछ और करता तो ये तो हमने क्या किया, हमने ये देखे इंडेक्स देखे और देखा कि ये जो अंडर परफॉर्म करते हैं स्टॉक, उनके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें खराब होती हैं। तो जैसे थीम खराब होती है, इंडस्ट्री डायनामिक्स खराब होते हैं, प्रमोटर इतने अच्छे नहीं होते हैं, फंड अकाउंटिंग जो होती है वो थोड़ी क्वेश्चनेबल होती है। तो ये सब ऐसे 8 पैरामीटर हाई वैल्यूएशन होती है। हाँ जी, हाई वैल्यूएशन हाई होती है। उल्टा वैल्यूएशन तो लास्ट पैरामीटर होता है हमारा रिजेक्शन का। तो ऐसे 8 पैरामीटर हमने निकाले। अच्छा। और जैसे ही हम हमारे जो कंपनी है, जैसे हमने चालू किया NSE 500 से, जब हमने 2005 में चालू किया, तो जब भी हमने ये इसके थ्रू भेजा, ये फनल के थ्रू, तो एंड में जाके कोई करीबन 100 कंपनियां रह जाती हैं। अच्छा, अभी आप 400 तो उड़ी गई उसमें, 400 उड़ गई, ये सब खराब फैक्टर्स। अभी आप सोचिए फंड मैनेजर के लिए हमने कितना क्लटर, कंफ्यूजन वगैरह सब क्लियर कर दिया। अभी उनको ये डिसाइड नहीं करना कि मैं ग्रोथ लूँ, वैल्यू लूँ, स्टील लूँ, सीमेंट लूँ, फार्मा लूँ। ये 100 कंपनियां हैं, आप इनमें से जो पोर्टफोलियो बनाना है आप बनाइए, क्योंकि ये जो है, ये हम ये नहीं बोलते कि अच्छी है, पर ये हमें पता है कि जो खराब नहीं है, ऑब्वियस खराब है वो नहीं एलिमिनेट नहीं किया। और एक और बात ये है कि इसमें से लोग कहेंगे कि ये तो सब लोग करते हैं, तो फर्क ये है कि हम इसमें से एक भी फैक्टर नहीं एक्सेप्ट करते। तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड ऑफ करते हैं। जैसे हमें अगर कोई स्टॉक महंगा लगता है, मैं आपको नाम नहीं बता रहा, वो जिसने खरीदा है उसको भी पता है कि वो महंगा है, लेकिन हम कहते हैं कि वो महंगा है और वो कहते हैं कि वो अच्छा है। तो वो ट्रेड ऑफ कर रहा है अच्छा वर्सेस महंगा। हमें समझ आई है कि इतने सारे स्टॉक्स अच्छा करते हैं कि हम ही ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट क्यों करें। हम कहते हैं महंगा है तो आउट, खाली महंगा है तो आउट, डजंट मैटर कि आप बड़े अच्छे हो। आपको बहुत, ये नहीं कि सस्ता होना चाहिए, आपको महंगा नहीं होना चाहिए। मतलब ऑपोजिट ऑफ बैड इज नॉट गुड, ऑपोजिट ऑफ बैड इज नॉट बैड। जैसे अगर कोई बोले कि कंज्यूमर सेक्टर में 35-40 मल्टीपल की कंपनीज होती हैं, अब कोई बोले कि आज ये आपको 42 की मिल गई है या 38 की मिल गई, तो सस्ता थोड़ा हो गया, बट इट इज नॉट बैड। मतलब इस फैक्टर को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे इस इशू में। लेकिन अगर वो 60-70 पी वाले बन गए जो पहले 40 के होते थे, या उनकी ग्रोथ बड़ी कम थी और वो 60 भी बेचारा, हमें नहीं चाहिए। तो कई फंड में, जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल स्टॉक होते हैं पोर्टफोलियो में, जिनके प्रोमोटर पे क्वेश्चन मार्क हो ऐसा, तो पूछेंगे सर इसमें तो आर यू कंफर्टेबल, अकाउंटिंग और या प्रोमोटर ठीक है, तो बोलते यार इसीलिए तो ये भाव में मिल रहा है। हाँ, वो मैं नहीं करूँगा, वो नहीं करेंगे। लेकिन आपको, क्योंकि आप इस एनवायरनमेंट में जहाँ 500 कंपनियां हैं, आप अपने डेफिनेशन, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम कहते हैं जी बैड नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुड कौन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है? मोस्टली नहीं होती। उनका तो कोई फॉर्मूला है। तो आप कहोगे नॉट बैड, ठीक है, मतलब कि आप नॉर्मल कंपनियों की तरह हो। तो अगर गुड, तो हमें जिंदगी में 2-4 मिली होंगी जिन्होंने बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड किया। तो बहुत किया। तो इसलिए हम पहले कह रहे हैं कि 8 फैक्टर जो हैं, जो दिनशॉ ने बोले, वो नॉट बैड होने चाहिए, उसमें कोई रिजेक्ट। उसके बाद हम गुड ढूंढेंगे बाकियों में कि भाई किसमें गुड फैक्टर ज्यादा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई कंपनियों में आपको डिफरेंट वे से देखना पड़ता है कि अगर कोई कंपनी है तो उसने इन्वेस्टर के अगेंस्ट क्या किया है। अगर इन्वेस्टर के अगेंस्ट नहीं किया, हम कहते हैं अब मार्केट में अब यही इन्वायरमेंट है, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात। तो दिनशो सर, चूँकि आप फंड CEO आप रहेंगे इस फंड के, जस्ट समझना चाहता हूँ 5 साल की स्टोरी इस फंड के लिए। सपोज मैं 5 साल बाद वापस से जब आपका इंटरव्यू करूँ इसी फंड पे, कि खाली 5 साल बाद बीच में नहीं करोगे? नहीं, बीच में, अरे सर हम तो कहते हैं हर टर्म के लिए, हमारा हर टर्म के लिए। आप 2 साल बाद भी करना जी। ये मेरा सौभाग्य, आप स्टूडियो में आके इंटरव्यू दे रहे हैं सर। मतलब आपसे तो बात करने में, मिलने में हमेशा बड़ा मजा आता है दोनों के साथ में। तो 5 साल की क्या थीम, क्या स्टोरी इंडिया की बन सकती है, हमारे मार्केट की बन सकती है? जी देखिए, एक्चुअली एक चीज़ तो गिवन है कि इंडिया 5 साल के अंदर नंबर 3 रहेगा GDP में। वो गिवन है, ये पक्का है, मैथमेटिकल फॉर्मूला ही है। तो वैसे, और आप दूसरा ये देखिए कि ग्लोबली आप फोर्ब्स की लिस्ट उठा लीजिए, उनमें से जो रिचेस्ट पीपल होते हैं नॉर्मली 3 सेक्टर से ही आते हैं, फाइनेंस, कंजम्पशन और टेक्नोलॉजी। तो ये तीन थीम तो गिवन है। और एक्चुअली ग्रोइंग इकोनॉमी की थीम ही ये होती है, क्योंकि आप कंजम्पशन नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, कंजम्पशन होगा तो आपको फाइनेंस चाहिए होगा कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए, प्लस केपेक्स को फाइनेंस करने के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए होगा। और आउटसोर्सिंग जो इंडिया की बड़ी स्टोरी बन रही है, वो ऑब्वियसली टेक विल बी अ बिग पार्ट। आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में ग्लोबल थोड़ा उथल पुथल है, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। पर ये 3 मेजर रहेंगे, प्लस हमारे खुद के इंडिया के स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस हो गया या केपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स हो गए, क्योंकि आप
इतनी बड़ी थीम खेल रहे, तो ये मेजर 4-5 थीमें रहेंगी जो हमारी कोर रहेंगी। और ऑब्वियसली 5 साल में काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, तो बीच बीच में नए नए थीम्स आएंगे और हम उनमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। समीर सर, आप तो ज़्यादातर सिंगापुर रहते हैं, और लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, शायद आप अकेले एक ऐसे फंड मैनेजर हैं जो हिंदुस्तान के बाहर ही ज़्यादा नहीं 25 साल से हैं, लेकिन कभी भी हमने आपको कहीं भी इंटरव्यू के लिए बुलाया हो, आप अपनी CSR एक्टिविटी समझ के एक पहले मैं ऐसे ही करता हूं। है ना, बिल्कुल। तो और इसी वजह से सर यू आर द मोस्ट पॉपुलर फंड मैनेजर, ग्लोबल फंड मैनेजर इंडिया में, क्योंकि लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं, डायरेक्शन भी मिलता है। इंडिया की स्टोरी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी ये कोविड के बाद जो शुरू हुआ है ना बढ़िया एकदम माहौल, हर महीने 30 लाख डीमेट अकाउंट, 16,000 करोड़, हाँ जी, 16,000 करोड़ के, ये लंबा चलेगा ना सर? तो जी हमने, आप हमारे को ही देख लो कि हमारी बेट, हम 18 साल से FPI फंड मैनेज कर रहे हैं, और अब हम आपको कितने खुश लग रहे हैं कि अब हम DII बनने वाले हैं। तो हमारे तो एक्शन से ही आपको पता लग जाएगा कि ये एक्चुअली, मैंने भी शुरू में सोचा था जब ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आए कि ये जिस दिन मार्केट खराब होगी कहीं यही रिस्क ना बन जाए कि ये सबसे पहले यही बेचने लग जाएं कि ये FI भेजेंगे। लेकिन इन्होंने ये बड़ा अच्छी है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कह लें या फंड मैनेजर्स ने, ये अच्छी तरह पब्लिक समझ गई, जो वैसे अलग से तो मैं 20 साल से बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी से बेटर रिटर्न आपको नॉर्मली नहीं मिलता। गोल्ड, प्रॉपर्टी, कोई लैंड वैंड में ज़्यादा कई बार मिल जाता है, लेकिन फिर वो कैश में पैसे होते हैं, ब्लैक में पैसे होते हैं, वो आजकल वो भी कहानी खत्म है। लेकिन नॉर्मल लिक्विड, रीजनेबली लिक्विड, स्मॉल टिकट, आप 5,000 रुपये भी डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें या इक्विटी के सिवाय नहीं है। और इक्विटी मार्केट में इंडिया ने बाय द वे 25 सालों में मिस्टर बफेट को भी बीट कर दिया डॉलर टर्म्स में, इतने बढ़िया रिटर्न से। इंडिया के रिटर्न इतने अच्छे रहे, मैंने बताया ना, 5, 10, 20 और 25 में नंबर 1 है, और 20 ईयर्स या 15 ईयर्स में नंबर 2 है, US नंबर 1 है। सो कहने का मतलब है कि इंडिया के रिटर्न इंडिया के हिसाब से भी अच्छे हैं और ग्लोबल के हिसाब से भी अच्छे हैं। तो इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स का 600 बिलियन है जो भी इंडिया में लगा हुआ है, एंड नॉर्मली दे इन्वेस्ट। उन्होंने लास्ट ईयर नहीं इन्वेस्ट किया, तो लगता है जैसे वो बड़ा नॉर्मल उनका एक्शन है। अच्छा सर, समीर सर, जाहिर सी बात है आपका पहला फंड है, बड़े एक्साइटेड होंगे आप लॉन्च करने के लिए, और कुछ टारगेट भी सेट किए होंगे कि, तो मैं आपको 3 टारगेट देता हूँ। निफ्टी 20,000, बैंक निफ्टी 45,000 और सेंसेक्स 65,000, ये अभी लेवल है। हाँ, कितने करोड़ रुपए का आपने टारगेट रखा है कि 20,000 करोड़ का मोबिलाइजेशन होगा, 45,000 करोड़ का होगा, या 65,000 करोड़ का? पहले दिन तो नहीं होगा, पहले दिन होगा तो फी इतनी कम हो जाएगी। मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के उसके लेवल का कितने हजार, कितने आप 3 साल का प्लान बोलो तो कोई सोच भी सकता है, ऐसे नहीं है। और एक और बात है, समझ नहीं आती है, इतने लोग हैं, इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इतने बैंक्स हैं, इतनी पब्लिक है कि अब जैसे कोई हमें मिलता है कि मैं जी पैसे आपके फंड में इन्वेस्ट करूंगा, अब हमें नहीं पता वो 5 लाख वाला आदमी है कि 1 लाख वाला है कि 10 लाख वाला है या जो भी है, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आती है। तो भगवान के ऊपर इन्वेस्ट तो मैं भी करूंगा। हाँ बिल्कुल, अब हमें कितना करूंगा ताकि वो चुपचाप छुपा रहे तो अच्छा है। नहीं, बट आई एम श्योर आप इन्वेस्ट पक्का करें और SIP भी करें और अपने ये एम्प्लॉइज को भी कराएं। बिल्कुल सर, और आई एम श्योर कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं। मैं तो अभी सर के साथ मुझे बड़े ग्राउंड इंटरव्यूज़ भी करने का मौका मिला, तो बड़े चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी जो पॉजिटिविटी और स्माइल है उसके ऊपर जी हमने एक टैगलाइन किसी ने बताई जो हमारी है नहीं, लेकिन हंसते हंसते इन्वेस्ट करो। बिल्कुल सर। दिनशो सर, समीर सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फंड आपका लॉन्च हो रहा है, और अब तक आपको हमेशा सक्सेस मिलती रही है, अब तक की जितनी मिली उससे ज़्यादा सक्सेस आपको इस फंड लॉन्च पर मिले, और दर्शकों का पूरा और निवेशकों का पूरा प्यार मिले, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस को समय देने के लिए। तो आपने मुलाकात की मार्केट मास्टर्स में हेलियस म्यूचुअल फंड की टॉप टीम से। फंड लॉन्च हो रहा है 23 अक्टूबर से, आप भी पैसा लगा सकते हैं। इस खास शो में इतना ही, नमस्कार।